जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी यूपी पुलिस की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों समय हो चुका है आज के हमारे मॉक टेस्ट का और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं यूपी पुलिस जीएस का एक नया मॉक टेस्ट लेके। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट रहने वाला है उसका नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का मॉक टेस्ट हमारा कौन सा, तो 19 नंबर मॉक टेस्ट आज का हमारा आने वाला है, चलने वाला है। तो इससे पहले हम 18 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको वीडियो क्लासेज आपको कैसी लगी बताइए हमें कमेंट में, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के अपने हम इस पहले प्रश्न की तरफ कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न है हमारा कि मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान इसमें दिया गया है में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। ये पूछा गया कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहां पे करवाया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मित्रों दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है अवध और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? कश्मीर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि जहांगीर के द्वारा कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जाए कि जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किस लिए करवाया था, तो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को एक और नाम से जाना जाता था, नूरजहां के नाम से। किस नाम से? नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है किसे? मेहरुनिसा को। और इस मेहरुनिसा के लिए ही क्या किया था जहांगीर ने? शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने एक और नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न हमारा क्या है? वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव रिक्त स्थान दिया गया है में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मित्रों पुणे, ऑप्शन नंबर बी है मैसूर, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर और ऑप्शन नंबर डी क्या है? उदयपुर। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि इसका जो आयोजन किया जाता है वो कहां पे किया जाता है? पुणे में किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाता है? पुणे में किया जाता है। अगर आपसे ये पूछता है कि इसका आयोजन कौन से मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आर्य संगीत प्रसार मंडल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो देख लीजिए, आर्य संगीत प्रसार मंडल, इसका आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो आर्य संगीत प्रसार मंडल के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि प्रश्न आपसे मित्रों कभी भी कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसकी शुरुआत भीमसेन जोशी, किसके द्वारा की गई थी? भीमसेन जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग हमारे यादविंद स्मार्ट के क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसी आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे डली हुई हैं और हम आपके लिए बहुत जल्द ही और नई क्लासेस लेके आने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बहुत जल्द नए बैच लॉन्च करने वाले हैं आपके अदर कोर्सेज के लिए, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है?
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन आपके सामने है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन डी क्या है मित्रों? यूको बैंक। ऑप्शन डी क्या है? यूको बैंक। ठीक है, तो सबसे पुराना भारत का जो बैंक है वो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 24 अप्रैल 1865 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1865 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी, अगर आपसे पूछता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी, तो देख लीजिए 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। अगर आपसे बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन है ऊपर। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? 1908 में। अगर आपसे पूछता है कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो यह होगा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1904 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1900 एक सेकेंड, इलाहाबाद 24 अप्रैल 1865, बैंक ऑफ बड़ौदा 1806, ये मित्रों होगा आपका ये 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया कब की स्थापना की गई? तो 1906 में। अगर आपसे पूछता है कि यूको बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो यूको बैंक की स्थापना की गई थी 1943 में। कब की गई थी? 1943 में। लेकिन इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपसे पूछा गया कि वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई? वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी और ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? सरस्वती नदी। ऑप्शन डी क्या है? सरस्वती नदी। तो आपसे पूछा क्या गया है कि वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी वो कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। और ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने एक और नए प्रश्न की तरफ। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, ऑप्शन सी है विश्व बैंक और ऑप्शन डी क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे आईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। आपसे अगर पूछा जाता है पेपर में कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको इसका एकदम सही जवाब बता देना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो वाशिंगटन डीसी में क्या है? इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन, आपसे पूछता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो जिनेवा में। कहां पे है? जिनेवा में। और आपसे यह पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, आपसे पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी भी 1995 में की गई थी। अगर आपसे पूछता है कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो देख लीजिए इसका मुख्यालय जो है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कहां पे है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क। किसका? यूनिसेफ का। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहां पे है मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी। और डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में मुख्यालय कहां पे है इसका? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा किया गया कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जिसका नाम था ट्रेन 18, ये किस फैक्ट्री में विकसित की गई थी? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए चितरंजन, ऑप्शन नंबर बी पटियाला, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? कपूरथला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा कि जो ट्रेन 18 है ये जो विकसित की गई थी, ये कहां पे विकसित की गई थी? तो यह चेन्नई में विकसित की गई थी। कहां पे की गई थी? यह चेन्नई में विकसित की गई थी। दूसरा, इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया था। ठीक है, देख लीजिए इसको, यानी ट्रेन 18 की बात कर रहे हैं, इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। किसके तहत बनाया गया था? इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि इस ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया मित्रों? इसका नाम बदलकर वंदे भारत क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। ये आप लोग जरूर याद रखें, इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा मित्रों। ठीक है, आगे देखिए, ये करंट अफेयर का है, ये छोड़िए, इसका कुछ ज्यादा है नहीं, 2018 का नहीं पूछा जाएगा आपसे। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के पास स्थित है। ठीक है, पूछा गया आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है पुणे, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके सामने? चंडीगढ़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पे स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पे स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, आपसे पूछता है लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कहां पे स्थित है? तो देख लीजिए, यह मसूरी में स्थित है। यह कहां पे स्थित है? यह मसूरी में स्थित है। कहां पे स्थित है? यह मसूरी में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पे स्थित है, आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पे स्थित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? खड़गवासला। कहां पे है ये? खड़गवासला। और खड़गवासला कहां पे है मित्रों? पुणे में। पुणे यानी महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, आपसे अगर पूछता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है, तो आपको इसका सही जवाब देना होगा कि यह भोपाल में स्थित है। कहां पे है? तो यह भोपाल में, मध्य प्रदेश में। कहां पे है? यह भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और नए प्रश्न की तरफ। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? 2018 का नहीं पूछेगा कौन सी विधानसभा भंग की गई थी, पूछेगा तो अभी आपके और करंट से पूछ सकता है जो हाल ही में ऐसी घटनाएं घटी हो। ठीक है, आगे देखिए, 10वां प्रश्न है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। दाहिना निलय, ऑप्शन नंबर बी है बायां निलय, ऑप्शन नंबर सी है दाहिना आलिंद, ऑप्शन नंबर बी है बायां आलिंद। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बायां आलिंद। ठीक है, आपसे पहले एक चीज आप लोग याद रखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि धमनी क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि धमनी क्या होती है। तो धमनी का काम रहता है वो क्या रहता है कि खून को
व्यक्ति के हृदय से उसके ऊतकों तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? अन्य अवयवों या ऊतकों तक पहुंचाना। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा कि धमनी क्या होती है। ठीक है, शरीर में खून को हृदय से अन्य अवयवों और ऊतकों तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है मित्रों? ये धमनी का काम होता है। ये किसका काम होता है? ये धमनी का काम होता है। और शरीर में सबसे बड़ी जो धमनी होती है, ये क्या है? यह है सबसे बड़ी धमनी, जिसका नाम क्या है? महाधमनी। आपसे पूछ सकता है कि शरीर में सबसे बड़ी या सबसे मुख्य धमनी कौन सी है, तो वो कौन सी है? महाधमनी। दूसरा, आपसे पूछ सकता है कि इस मुख्य धमनी में, आपसे पूछ सकता है कि इस मुख्य धमनी में कैसा रक्त बहता है, या महाधमनी में कैसा रक्त बहता है। तो आपको जवाब दे देना है कि इसमें शुद्ध ऑक्सीकृत, इसमें शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त बहता है। क्या होता है? इसमें शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछेगा कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी के जो शीर्ष पर शुरू होती है वो क्या होती है? तो देख लीजिए, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बायां निलय। महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होती है? तो वो बायां निलय शुरू होती है। ठीक है, क्या शुरू होता है? तो वो बायां निलय शुरू होता है। और इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि शरीर की सबसे मुख्य धमनी कौन सी है, तो वह कौन सी है? महाधमनी। धमनी का काम क्या होता है? तो शरीर में खून को हृदय से अन्य अवयवों या ऊतकों तक पहुंचाना। आपसे पूछा जाए कि महाधमनी में कैसा रक्त बहता है, तो महाधमनी में मित्रों शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ठीक है, आगे देखिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। ठीक है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो है गैल्वेनाइजेशन ये है क्या। गैल्वेनाइजेशन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी लोहे या स्टील का कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको जंग से बचाने के लिए उस पर एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और जब उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो उसको ऑक्सीजन और पानी दोनों से उसे बचाया जा सकता है। जब उस परत के कारण उसे दोनों से बचाया जा सकता है तो उस पर जंग नहीं लगेगी। यानी जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया इसमें कि पतली परत के साथ आवरण करना होता है, यानी किसकी परत चढ़ानी होती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? निकेल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम क्या होगा सही जवाब, कि किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो ऐसे देख लीजिए, गैल्वेनाइजेशन में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अब चढ़ाई क्यों जाती है? तो जंग से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए। ठीक है, यानी
जो लोहा है या स्टील है उस पे जंग न लगे, उससे बचाने के लिए परत किसकी चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की। ठीक है, आगे देखिए। C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 15 पंचभुज और 18 षष्टभुज। ऑप्शन बी दे रखा है 18 पंचभुज और 15 षष्टभुज। ऑप्शन सी दे रखा है 12 पंचभुज और 20 षष्टभुज। ऑप्शन डी दे रखा है 20 पंचभुज और 12 षष्टभुज। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा कि 12 पंचभुज और 20 षष्टभुज। 12 पंचभुज और 20 षष्टभुज व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, 12 पंचभुज और 20 षष्टभुज के रूप में 60 कार्बन परमाणु व्यवस्थित रूप से होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से लेकर 95% कार्बन होता है वह कौन सा है? यानी सर्वोत्तम कोयला पूछा गया है कि वह सर्वोत्तम कोयला कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पीट कोयला, ऑप्शन नंबर बी है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिनस और ऑप्शन नंबर डी क्या है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट एक कोयला की सर्वोत्तम क्वालिटी है कि जिसमें कार्बन 80 टू 95% कार्बन उसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि जो पीट कोयला है, पीट कोयला में कितने % कार्बन पाया जाता है, तो पीट कोयला में 25 से लेके 30% तक, कितना? इसमें 25 से लेके 30% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि लिग्नाइट कोयले में कितने % कार्बन पाया जाता है, आपसे अगर पूछता है कि लिग्नाइट कोयले में कितने % कार्बन पाया जाता है, तो बता दीजिए इसमें 50 टू 60% कार्बन पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि बिटुमिनस कोयले में कितने % कार्बन पाया जाता है, तो 65 टू 85, कितना? इसमें 65 टू 85% कार्बन पाया जाता है किसमें? बिटुमिनस कोयले में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन पेपर में ये पूछ सकता है कि आपकी कोयले की सर्वोत्तम क्वालिटी कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, तो सही जवाब आपको देना है कौन सा? तो एंथ्रेसाइट कोयला। और कोयले की इसमें कितनी परसेंटेज होती है? तो 80 टू 95%, 80 टू 95%। ठीक है, आगे। फिर रिक्त स्थान दिया गया है को छोड़कर निम्नलिखित संघनन बहुलक है। ठीक है, निम्नलिखित में संघनन बहुलक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन सी है पॉलीएमाइड और ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन डी क्या है? पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, तो दीजिए इसका जवाब आप लोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि पॉलीप्रोपिलीन। कौन सा होगा? पॉलीप्रोपिलीन इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, 15वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने रिक्त स्थान में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है दुबई, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर और ऑप्शन नंबर डी क्या है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी क्या है? न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि न्यूयॉर्क। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस कार्यालय को न्यूयॉर्क में क्यों बनाया गया है, तो इस कार्यालय को इसलिए बनाया गया है कि विदेशी संकाय को, संकाय का मतलब फैकल्टी, कि विदेशी जो फैकल्टी होती है उनको कानपुर आईआईटी से जोड़ना। ठीक है, क्यों बनाया गया देख लीजिए। तो क्यों बनाया गया है इसका आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि इसे बनाया क्यों गया है। तो विदेशी फैकल्टी को
कानपुर आईआईटी, से जोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होगा डी, यानी न्यूयॉर्क। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक परीक्षा क्षमता में पुरुष अभ्यर्थी को रिक्त स्थान दौड़ने की जरूरत होती है। ये तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग पुलिस का पेपर देते तो ये पूछेगा कि फिजिकल में जो आपको दौड़ लगानी होती है वो कितने मिनट में कितनी दौड़ लगानी होती है। ठीक है, कितने मिनट में कितनी दौड़ लगानी होती है, और इसका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और ऑप्शन बी है 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा कि 25 मिनट में कितनी दौड़ लगानी होती है? तो 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है, लगभग 5 किलोमीटर। कितनी? लगभग 5 किलोमीटर दौड़ आपको लगानी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? मुरादाबाद। तो पीतल नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मुरादाबाद की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मुरादाबाद की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछता है तो देख लीजिए, तो मुरादाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुरादाबाद की स्थापना 1600 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र, जिसका नाम क्या था? मुराद। जिसका नाम क्या था? मुराद ने की थी। किसने की थी? शाहजहां के पुत्र मुराद के द्वारा 1600 ईस्वी में मुरादाबाद की स्थापना की गई। और मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। आपसे पूछा गया कि उस शाहजहां के बेटे को जो हराया था उसमें शाहजहां के पोते के द्वारा हराया गया, तो शाहजहां के पोते का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है मुराद बख्श, ऑप्शन बी है सुलेमान सिको, ऑप्शन सी है आलम शाह, और ऑप्शन डी क्या है? बहादुर शाह। ऑप्शन डी क्या है? बहादुर शाह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा बी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा कि शाहजहां के पुत्र शाह शुजा को सुलेमान सिकोह के द्वारा क्या किया? हराया गया। किस युद्ध में हराया गया? तो ये बहादुरपुर के युद्ध में हराया गया। कब हराया गया? तो ये 1658 में हराया गया था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से रिक्त स्थान का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चिकनकारी का काम, ऑप्शन नंबर बी है कांच की चूड़ियां, ऑप्शन नंबर सी है पीतल के ताले, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जरदोजी कढ़ाई। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जरदोजी कढ़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब होगा कि फिरोजाबाद जो मशहूर है, फेमस है, वो किसके लिए है? तो ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए है? तो यह कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, और ऑप्शन नंबर 20 का एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बरेली। तो जो अत्यधिक ध्यान देने वाला घराना है वो कौन सा है? तो वो बनारस घराना है। यानी बनारस घराना कथक
नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है। और इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा मित्रों। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने एक और नए प्रश्न की तरफ कि हमारा एक और नया प्रश्न कौन सा है। तो देख लीजिए 22वां प्रश्न है आपका कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो रिक्त स्थान की राजधानी थी। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अयोध्या के वो जो राम जो थे वो क्या थे? शासक थे। और उनकी राजधानी कौन सी थी? उनकी राजधानी, एक सेकंड, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम की अयोध्या के शासक थे जो की राजधानी थी। अयोध्या ये पूछा गया किसकी राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी कुरु, ऑप्शन नंबर सी कलिंग और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कौशल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कौशल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी कौशल। सही जवाब क्या होगा? कौशल। आगे देखिए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर 1 है सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि अमर्त्य सेन ने, किसने? अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीता था। और ये कब जीता था? 1998 में। ये कब जीता था? 1998 में इनके द्वारा यह नोबेल पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सीवी रमन के द्वारा नोबेल पुरस्कार कब जीता गया, सीवी रमन के द्वारा नोबेल पुरस्कार कब जीता गया, तो 1930 में इनके द्वारा नोबेल पुरस्कार जीता गया। और आपसे पूछता है कि इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में। किस में मिला था? भौतिकी में। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में नोबेल पुरस्कार जीता था। और कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बिल्कुल मिला था। तो हरगोविंद खुराना को कब मिला था? तो 1968 में इनको मिला था। कब मिला था? हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। और इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किसमें? तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, लेकिन इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी अमर्त्य सेन। क्या होगा? अमर्त्य सेन। ठीक है, आगे, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा का शीर्षक आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लेइंग टू विन, ऑप्शन नंबर बी है अनब्रेकेबल, ऑप्शन नंबर सी है नो होल्डिंग बैंक, ऑप्शन नंबर डी है इम्परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इम्परफेक्ट। तो जो मैरी कॉम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल उनका क्या है? शीर्षक है उस आत्मकथा का। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा एकदम क्या होगा मित्रों? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और नई प्रश्न की तरफ। देख लीजिए 65वें, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमन को यह दिया गया था। यह दोनों कहां के थे? ठीक है, ये 26वां प्रश्न आपके सामने है। ये 26वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए आप लोग इसे। यह भी क्या है? यह एक करंट का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है? ये 2018 करंट में आपसे पूछा गया है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, पढ़िए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये करंट का है, ये फिलहाल आपसे नए पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस में अगर करंट पूछता है तो वो नया करंट पूछा जाएगा, इतना पुराना करंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और 27वां प्रश्न है। हाँ, इसको देखिए आप लोग। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? ठीक है, 27वां प्रश्न है आपके सामने। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, मालवेयर, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हैकिंग और ऑप्शन नंबर डी क्या है? फिशिंग। तो इसको क्या कहा जाता है मित्रों? इसको फिशिंग कहा जाता है,
कि अगर आप किसी के क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी व्यक्तिगत पहचान और उसके खाते का उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने में उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो इसको नाम दिया जाता है फिशिंग। इसको क्या नाम दिया जाता है? तो इसको फिशिंग नाम दिया जाता है। और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी क्या है? मेघालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा कि चित्रकूट जलप्रपात जो है ये कौन से राज्य में है? तो चित्रकूट जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगर आपसे पूछता है कि ये कौन से जिले में है, अगर आपसे जिले का नाम पूछता है तो जिले का नाम बता दीजिए मित्रों। जिले का नाम क्या है? बस्तर। अगर आपसे पूछता है कि यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो इंद्रावती नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बूढ़ा घाघ, आपसे पूछता है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो देख लीजिए। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। आपसे पूछता है कि झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो झारखंड के लातेहर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? झारखंड के लातेहर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि हार्डी जलप्रपात कहां स्थित है, अगर आपसे पूछता है कि हार्डी जलप्रपात कहां स्थित है, हार्डी जलप्रपात कहां स्थित है मित्रों? तो हार्डी जलप्रपात स्थित है मसूरी में, यानी कहां पे है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के कहां पे स्थित है? तो उत्तराखंड के ये मसूरी में स्थित है। अगर आपसे पूछता है झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एक बचा आपका मेघालय। आपसे पूछता है कि नोहक लाई, आपसे पूछता है कि नोहक की लाई जलप्रपात कहां स्थित है। ठीक है, आपसे पूछता है कि नोहक किलाई जलप्रपात कहां स्थित है, तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय राज्य में कहां पे स्थित है? उस जिले का नाम आपको बताना है। ठीक है, ये एक और प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि जो नोहक किलाई जलप्रपात है मेघालय में, ये कौन से जिले में स्थित है मेघालय के? ठीक है, ये एक और प्रश्न है आपके लिए कमेंट में, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है निकोशिया, ऑप्शन नंबर बी है सान साल्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी है क्वेटो, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? काराकास। ऑप्शन नंबर डी क्या है? काराकास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है मित्रों काराकास। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? काराकास। अगर आपसे पूछता है कि निकोशिया की राजधानी कौन सी है, आपसे अगर पूछता है कि निकोशिया की राजधानी कौन सी है, तो निकोशिया की राजधानी, निकोशिया किस देश की राजधानी है? आपसे अगर पूछता है कि निकोशिया किस देश की राजधानी है, तो निकोशिया साइप्रस देश की राजधानी है। किसकी है? निकोशिया साइप्रस देश की राजधानी है। निकोशिया किसकी राजधानी है? तो निकोशिया साइप्रस देश की राजधानी है। अगर आपसे पूछता है कि सान अल्वाडोर किसकी राजधानी है, अगर आपसे पूछता है कि शान अल्वाडोर किसकी राजधानी है, तो बता दीजिए सान अल्वाडोर किसकी राजधानी है? तो अल साल्डोर की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? तो ये अल साल्वाडोर की राजधानी है। शान अल्वाडोर किसकी राजधानी है? तो शान अल्वाडोर जो है यह अन साल्वाडोर की राजधानी है। किसकी है? अन साल्वाडोर की राजधानी कौन सी है? शान साल्वाडोर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि क्विटो किसकी राजधानी है, अगर आपसे पूछता है कि क्विटो किसकी राजधानी है, तो आपको बता देना है कि क्विटो किसकी राजधानी है। तो क्विटो जो राजधानी है मित्रों ये किसकी है? इक्वेडोर की। किसकी है? इक्वेडोर की राजधानी कौन सी है?
तो क्वेटो राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है? क्वेटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ऑप्शन नंबर है आपके सामने। ऑप्शन नंबर यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी रेडियम, ऑप्शन नंबर सी बिस्मिथ और ऑप्शन नंबर डी क्या है? थोरियम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? थोरियम। तो थोरियम का जो भंडार है वह भारत में सबसे ज्यादा भंडार है। दुनिया की अगर बात की जाए तब भी भारत में थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार दुनिया में किसके पास है? तो वो भारत के पास है। और इसी आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका मित्रों एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर है कैप्री, ऑप्शन नंबर बी इबिशा, ऑप्शन नंबर सी टैजमेनिया और ऑप्शन नंबर डी क्या है? रोइस। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रोइस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, तस्मानिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसे? एक और नाम से जाना जाता है, तो तस्मानिया के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कैप्री या क्रेपी जो द्वीप है ये कहाँ है, तो ये इटली के पास द्वीप है। कैप्री या क्रेपी जो द्वीप है ये कहाँ पे है? तो यह इटली के पास है। तो ये किसके पास है? तो यह इटली के पास द्वीप है। अगर आपसे पूछता है कि इबिशा द्वीप किसके पास है, तो यह स्पेन के पास द्वीप है। ये किसका है? तो यह स्पेन का द्वीप है। किसका द्वीप है? स्पेन का द्वीप है। अगर आपसे पूछता है कि रोएस द्वीप कहाँ का है, ठीक है, तो ये किसका है? तो ग्रीस। रोइस किसका है? तो ये ग्रीस का द्वीप है। किसका द्वीप है? रोइस। तो रोइस जो है ये किसका है? ये ग्रीस का द्वीप है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है नवसारी, ऑप्शन सी है नांदेड़ और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? निजामाबाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, ये नहीं रह गया था तो आपसे उल्टा पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी नवसारी, ऑप्शन नंबर सी नांदेड़ और ऑप्शन नंबर डी क्या है? निजामाबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। और ये कहां पे है? तो यह गुजरात में है। यह कहां पे है? यह गुजरात में है। ठीक है, बाकी नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये तीनों कहां पे हैं? नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद, तो ये कहां पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। ये शहर कहां के हैं? तो ये महाराष्ट्र के शहर हैं। ठीक है, आगे। देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी वारहगिरी वेंकट गिरी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर डी क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या सही जवाब होगा कि नीलम संजीवा रेड्डी के बाद भारत के जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह बने। अगर आपसे पूछता जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने एक और नए प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच भारत पे शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी अनिरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी क्या है? वासुदेव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आगे राजा बनेगा मौर्य वंश में। बिंदुसार के बाद कौन आगे राजा बनता है मौर्य वंश में? तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र राजा बनता है जिसका नाम क्या था? अशोक। और आगे चल के इसे अशोक महान क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? आगे इसे अशोक
महान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मेखला चादर मेखला चादर यह रिक्त स्थान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है गोवा और ऑप्शन नंबर डी क्या है, असम। ऑप्शन नंबर डी क्या है, असम। तो इसका जो सही जवाब होगा कि मेखला चादर जो पहना जाता है वह असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा पहना जाता है, तो यह असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि गुजरात की महिलाओं का जो पहनावा है वो पहनावा कौन सा है, तो चचिया चोली या घाघरा चोली, कौन सा, चचिया चोली या घाघरा चोली। ये पहनावा कहाँ का है, तो यह पहनावा है कहाँ की महिलाओं का, तो गुजरात की महिलाओं का। अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की महिलाओं का जो पहनावा है वो क्या है, तो तमिलनाडु की महिलाओं का पहनावा है जो मित्रों वो साड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा की महिलाएं जो है उनका पहनावा क्या है, तो उनका पहनावा जो है वो क्या है, गाउन। उनका पहनावा क्या है, गाउन। ठीक है, आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी भूटान और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बांग्लादेश। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बांग्लादेश के रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा गया था जिसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि इसकी भाषा कौन सी है, तो देख लीजिए इसकी भाषा कौन सी है, बांग्ला। कौन सी भाषा है, बांग्ला। ठीक है, आगे देखिए, वर्गीस कुरियन रिक्त स्थान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है गुलजारिलाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, वीबी गिरी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वीबी गिरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम क्या होगा, सही जवाब होगा कि वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक, भारत में श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को नाम बता देना है कि कौन कहलाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो कहलाते हैं वो वर्गीस कुरियन। कौन कहलाते हैं, वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा एकदम मित्रों। ठीक है, आगे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी क्या है 30। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मूल संविधान में भाग, तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, 22, लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, 25। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।